हेलो एवरीवन। तो हम लोग को आज शुरू करना है अपना लेक्चर 4 ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, जो कि है बेस्ड ऑन व्हाट इज़ योर मॉड्यूल 1, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। और इसमें हम जो अभी तक पढ़ चुके हैं वो है सिंपली कहाँ तक हमने पढ़ा हुआ है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस तक। तो हम आगे उसके अब कवर करेंगे आज। तो आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस से आगे। तो हम उसको देखते हैं कि ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस बेसिकली होती क्या है। तो कभी आप रोड पे ट्रैवल कर रहे हो और आपने डिसाइड कर लिया कि आगे जो व्हीकल है वो स्लो चल रही है, ठीक है, और हुआ क्या कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है, उसके पीछे पीछे चल रहा है, बहुत देर से चल रहा हो, नहीं अच्छा लग रहा है कि हमें इतना धीरे चलना है। वो गलती आपकी नहीं है, गलती है आगे वाले व्हीकल की कि वो स्लो चल रहा है, एक जनरल स्पीड से स्लो चल रहा है। तो आपको क्या करना है कि आपको उसे ओवरटेक करना है, और उस प्रोसेस में आप जितनी डिस्टेंस को कवर करोगे ओवरटेक करने में, उस व्हीकल को ओवरटेक करके आगे आके उसके आगे जाके फॉरवर्ड मूव करने में कितना डिस्टेंस यूज किया आपने, उसको कहते हैं ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। तो हम लोग अब आगे देखें उसको ऑन पेपर कैसे डिराइव करेंगे, उसका एक्सप्रेशन, या कितना डिस्टेंस लगेगा कि जो हमारी व्हीकल है वो रुक जाए। तो इसके लिए हम एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि ऑन रोड होता क्या है, एक्चुअली में प्रैक्टिकल केस में होता क्या है। तो इसके लिए एक डायग्राम से समझेंगे। होप आपकी स्क्रीन पर ही आ गया होगा। तो समझते हैं होता क्या है। सपोज आपकी एक व्हीकल है, दिस व्हीकल, ठीक है, इसको नाम दे दिया मैंने ए, और एक आगे व्हीकल है, सपोज व्हीकल बी। तो ये व्हीकल बी इज अ स्लो मूविंग व्हीकल। तो अब आगे क्या करना है, देखिए, आप आगे आए और कुछ दूर व्हीकल बी के पीछे चले। तो कुछ दूर आप व्हीकल बी के पीछे चले और ये आपने यहाँ पे डिसाइड किया कि आपको ओवरटेक करना है व्हीकल बी को। तो डायरेक्शन जो है आपकी वो होनी चाहिए, ये फॉरवर्ड मूव कर रहे थे और ये बी थोड़ा स्लो मूव कर रहा है, ठीक है। और एक सपोज दिस इज अ 2 लेन रोड, तो अपोजिट डायरेक्शन से भी पॉसिबिलिटी है कि एक व्हीकल आ रहा होगा, तो उसका भी ध्यान हमें रखना है। तो वो भी कुछ स्पीड से अपने आ रहा होगा। हमने इसको कह दिया कि चलिए इस व्हीकल का नाम हो गया व्हीकल सी। तो अब देखिएगा सीन क्या है कि व्हीकल बी के पीछे पीछे कुछ दूर तक चलेगा, ठीक है। सपोज वो जो डिस्टेंस थी वो डिस्टेंस हो जाएगी दिस डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस को वो व्हीकल बी के पीछे पीछे चला। और अब उसने डिसाइड किया है कि हमें वो व्हीकल ए को ओवरटेक करना है व्हीकल बी को। तो उसने एक्सेलरेट किया और यहाँ पे आया, एक डिस्टेंस उसने अपोजिट लेन में जाके कवर की। तो एक्सेलरेट करने के बाद वो यहाँ तक आया। अब उसको स्ट्रेट कुछ दूर जाना है, फिर उसके बाद ये जाएगा अपने ओरिजिनल लेन में जिसमें वो था। तो उसके इतना सब मैन्यूवर करने के बाद में वो अपने लेन में पहुंचा और उसने ओवरटेक किया। तो इसकी फाइनल पोजीशन आ गई दिस। अब ये जो देख रहे हैं आप, ये डायग्राम को बस समझने के लिए मैंने बनाया है। तो ये फाइनल पोजीशन हो गई व्हीकल ए की। तो ये जो प्रोसेस है ये इंस्टेंटेनियस या फिर एक साथ हो रहा होगा, साइमल्टेनियस हो रहा होगा कि व्हीकल ए आगे आ रहा है, व्हीकल बी थोड़ा स्लो स्लो चल रहा है, और व्हीकल सी भी कुछ दूर से, सब व्हीकल बी पहले यहाँ रहा होगा, सपोज पहले व्हीकल यहाँ रहा होगा,
तो उसी टाइम में, जितने टाइम में ए ने ओवरटेक किया है, उतने ही टाइम में व्हीकल सी इतनी डिस्टेंस कवर कर चुका होगा, जो अपनी ओरिजिनल पोजीशन वो दिखा रहा है। ये तो होप डायग्राम सबको समझ में आ गया होगा। तो ये जो डिस्टेंसेस हैं, इनको अगर समझ में आ गई हैं, तो बस इसी के मैथमेटिकल कैलकुलेशन को हमने क्या बोल दिया है, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। तो जो टोटल डिस्टेंस है, ठीक है, वो टोटल डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस की? वो होनी चाहिए टोटल, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। ठीक है, जो व्हीकल ए को व्हीकल बी के ओवरटेक करने में हेल्प करे और व्हीकल सी से एक्सीडेंट होने से भी बचा दे, तो दिस इज कॉल्ड एज ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, और शॉर्ट फॉर्म में OSD। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं आगे इसको कैलकुलेट कैसे करना है। ये डायग्राम अगर समझ आ गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं अब। तो हाँ, तो हम अब आगे देख लेते हैं कि कैसे इसको कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हम जाते हैं अपने नोट्स पर। इस नोट्स से हम आपको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस यहाँ आप इस पॉइंट पे देख पा रहे होंगे। तो वही सेम डायग्राम है यहाँ पर बना हुआ। देखिए, ए बी को ओवरटेक करने के लिए यहाँ पे आया, सी यहाँ पर है। तो डिस्टेंसेस देखिए पूरी कैसे कैसे नाम दिए हैं। ए जब बी के पीछे पीछे तक चला तो उसको डिस्टेंस को बोला गया D1। ठीक है, और फिर उसने जब ओवरटेक करने की कोशिश की तो पहले एक्सेलरेट किया तो उसको S बोला, फिर बी के पैरेलल में चला तो उसको बी बोला, और फिर एक्सेलरेट करके अपनी लेन में आया तो उसको एस बोला। तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है कैलकुलेशन इजी करने के लिए और कैलकुलेट करने के लिए दिस डिस्टेंस को। तो उसको इन टोटल इन दोनों के कॉम्बिनेशन को D2 बोला गया है। और आगे आता है D3, जो कि सी को चाहिए डिस्टेंस ए से एक्सीडेंट होने से बचने के लिए। तो सिंपल है। अब सपोज v, जो a जो है, a की वेलोसिटी हमने कह दी va है, b की वेलोसिटी हमने कह दी vb है, और c की वेलोसिटी कह दी vc है। तो b ऑब्वियसली लेस देन va होगा, तभी a को अर्ज होगी कि वो ओवरटेक करे। तो आगे कैसे होगा, देखिए d1 तो सिंपल कैलकुलेट हो जाएगा। कैसे होगा, देखिए ये d1 इज इक्वल टू vp इंटू टी। सिंपल है, स्पीड डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। और टाइम क्या है, रिएक्शन टाइम है, आईआरसी ने डिफाइन किया हुआ है। टोटल रिएक्शन टाइम जो ओवरटेकिंग करनी है या नहीं करनी उसको डिसाइड करने के लिए, वो है 2 सेकेंड एज पर आईआरसी। तो आप क्लियर हो शायद। तो टोटल रिएक्शन टाइम है, वीबी क्या है, वेलोसिटी ऑफ ओवरटेकन व्हीकल, जो कि यहाँ पे बी है। ठीक है, तो अब हम अगला देख लेते हैं। D1 अगर हमने निकाल दिया तो D2 कैसे पता लगेगा। D2 इक्वल्स, डायग्राम में देख के पता लग रहा है, D2 इक्वल्स S प्लस B प्लस S, यानी कि 2S, यानी कि B प्लस 2S। इस तरीके से हम डायग्राम से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब S क्या है, स्पेसिंग बिटवीन मूविंग व्हीकल, और वो जो डायग्राम में आपने क्लियरली देख लिया होगा उसको ही यहाँ पे लिखा हुआ है सिमिलरली। तो यहाँ पे अब एक टर्म आता है एस, वो है मिनिमम स्पेस हेडवे, मतलब इससे कम स्पेस हेडवे नहीं होना चाहिए। तो वो कैसे होता है, वो आईआरसी ने कहा है कि 0.7 वीबी प्लस एल, एल होना चाहिए यहाँ पर। और एल जो होता है वो लेंथ ऑफ व्हीकल होती है, जो कि जनरली 6 मीटर होती है, यहाँ पे कंसीडर करके किया गया है। तो बी जो है वो देखिए कैसे, बी इक्वल्स वीबी इंटू टी है। ठीक है, वीबी इंटू टी है। तो वीबी इंटू टी है अगर, 1 सेकेंड, स्क्रीन शेयर इज ओके।
तो जो अब यहाँ पे एक बार फिर से हम डायग्राम पे जाएंगे। हाँ, डायग्राम में देखिए D2 यहाँ पर एक, अगर हम लॉज ऑफ मोशन लगा कर देखें तो जितने टाइम में B1 बी अपनी पोजीशन B1 से B2 पर गया है, उतने ही टाइम में ए अपनी पोजीशन पे A2 से A3 तक चला गया है। तो यहाँ पर जो दोनों ने उस टाइम में एक सिमिलर टाइम में दोनों ने अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल किए। तो यहाँ पे अगर हम देखना चाहें, अगर लॉज ऑफ मोशन लगाएं तो वीबी जो बी की है वो वीबी है, बी का वेलोसिटी वीबी है और डिस्टेंस जो उसने कवर की है वो है बी। तो बी होगा वीबी इंटू टी, सिंपल हो गया। अब ए का जो मैन्यूवरिंग है अपनी पोजीशन से A3 तक, उसे लॉज ऑफ मोशन से कैसे करेंगे कि ये जो डिस्टेंस है टोटल s प्लस बी प्लस एस, ये जो होगी वो ut प्लस हाफ AT स्क्वायर होगी। ये फिजिक्स की जनरल सी बात है, इसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कैसे किया गया है, D2 इक्वल्स बी प्लस 2s और इसी को बराबर करा गया है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ut को जगह पे vb रख दिया है जो बी की वेलोसिटी है और हाफ AT स्क्वायर कर दिया गया है। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, अगर कंपेयर करते हैं तो 2s बराबर ये हाफ AT स्क्वायर और t की वैल्यू हमें मिल जाती है √4s अपॉन ए। अब यहाँ s क्या है, s है जो अभी हमने पढ़ा है मिनिमम स्पेस हेडवे। एक्चुअली इसमें ये होता है कि मिनिमम स्पेस हेडवे हम इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे मिनिमम टाइम, रिएक्शन टाइम जो होता है वो हमें अलाउ करते हैं, वो होता है अप्रोक्सीमेटली 0.7 सेकेंड्स, ठीक है। तो 0.7 सेकेंड्स, तो जो स्पेस हेडवे है वो इससे कैलकुलेट हो जाएगा और सिंपल हम आगे देखेंगे टी यहाँ से हमें मिल जाएगा। और D3 जैसे अब हमें टी मिल गया तो हम इसे b प्लस 2s इक्वल्स इस फॉर्मूले में रख के, या फिर 2s और b हमें नहीं पता तो vb t और a हमें पता होगा, तो उस तरीके से करके मतलब हम क्वेश्चन में खेल कर आंसर सॉल्यूशन कर देंगे। और D3 सिंपल सी बात है, क्या होगा D3 क्या होगा, ये होगा आपका जो D3 क्या है, c के लिए जो है वेलोसिटी, वो c उस टाइम में vc इंटू टी, एक टाइम है जो कि यहाँ पे जितने टाइम में, ये वाला टाइम जो इतना टाइम में बी ने ओवरटेक किया उतने टाइम में सी कितनी दूर तक चल के आ गया, ठीक है। तो इन तीनों को D1 प्लस D2 प्लस D3 इन तीनों को ऐड करने पे हमें जो मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। अब जैसे IRC में कुछ गाइडलाइंस दी हुई हैं, तो D1 D2 D3 ऐड किया। अब IRC ने क्या कहा कि सपोज अगर आपको नहीं दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ व्हीकल बी और वेलोसिटी ऑफ व्हीकल सी, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ व्हीकल बी हम ऐसे निकालते हैं कि जो वेलोसिटी ऑफ व्हीकल ए है वो तो पक्का दी ही होगी, जो वेलोसिटी ऑफ व्हीकल बी है वो हो जाएगी वी ए माइनस 16 किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। अब 16 माइनस कर दिया और ये हो गया हमारा वीबी, और हमें अगर वीसी भी नहीं दिया है तो हम कंसीडर करते हैं कि वी ए इक्वल्स वीसी होगा। तो हमारा जो सॉल्यूशन या फिर जो लास्ट का जो इक्वेशन बन के आएगी वो हम लास्ट इक्वेशन जो होती है वो कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसे हमने एसएसडी में कैलकुलेट किया था, कन्वर्ट किया था 0.278 मल्टीप्लाई करके हमने लास्ट में दिखाया होगा कि उसको मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर सिंगल यूनिट में लेके आना है, फिर उसको हम डायरेक्टली फॉर्मूले में वैल्यूज रख के निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे OSD जो है, जैसे वन वे ट्रैफिक है, अगर वन वे ट्रैफिक मतलब सिंगल लेन रोड है और एक ही साइड से व्हीकल चल रही है, तो कितना होना चाहिए, तो इसका मतलब व्हीकल जो सी वाली है वो नहीं आएगी, तो सी वाली का डिस्टेंस हटा देंगे, बचेगा क्या D1 प्लस D2। उसी तरीके से टू वे ट्रैफिक है, तो टू वे ट्रैफिक के लिए सिंपल जो हमने
अभी कैलकुलेट किया है वही हो जाएगा, D1 + D2 + D3। ठीक है, तो अब ये चीज़ें हमें अगर समझ में आ गई हैं तो आगे देखते हैं आईआरसी ने क्या कहा है। आईआरसी ने देखिए यहाँ पे कहा है कि मिनिमम ओएसडी प्रोवाइडेड ऑन द रोड कितना होना चाहिए, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस या ओवरटेकिंग जोन कितना होना चाहिए, मिनिमम 3 टाइम्स ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, मतलब जोन जो होना चाहिए जो प्रोवाइड करा जाता है रोड पर वो 3 टाइम्स ऑफ ओएसडी है। मतलब हमने ओएसडी तो दे दी, ओएसडी तो कैलकुलेट की है, लेकिन सेफ साइड रहने के लिए हमने कितना दे दिया, 3 टाइम्स उसका मिनिमम रखा हुआ है। और डिजायरेबल कितना होता है, 5 टाइम्स ओएसडी देना पड़ता है डिजायरेबल। अगर स्पेस की रिस्ट्रिक्शन है तभी हम क्या करेंगे कि मिनिमम ओएसडी देंगे 3 टाइम्स जो होती है। तो इस डायग्राम में देख रहे होंगे कि व्हीकल आ रही है तो सर्विस पोस्ट 1 जो लिखा हुआ है वहां पे लिखा रहेगा कि ओवरटेकिंग जोन अहेड, और उसका स्लोप कह रहा हूँ, जो एंगल्स हैं उस एंगल्स पे वो वाइड होगी उस जगह पे रोड, और जो डिस्टेंस होगी वो 3 to 5 ओएसडी होगी। फिर वो वहाँ जितनी व्हीकल्स को ओवरटेक करना होगा वो ओवरटेक करेंगी और उस जोन से निकलकर आगे वाले रोड्स पर अपना डिजायर्ड स्पीड पर चलेंगी। ठीक है, तो यहाँ तक हमने अगर देख लिया है तो आगे आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, इफेक्ट ऑफ ग्रेडियंट। ओएसडी विल इंक्रीज इन बोथ अप ग्रेडियंट एंड डाउन ग्रेडियंट। ठीक है, तो दोनों साइड ही ओएसडी बढ़ेगी। ओएसडी को, और ये ओएसडी इज प्रोवाइडेड ओनली when it is difficult to ISD is provided only when it is difficult to provide OSD। ठीक है, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस जो होती है वो 3 टाइम्स से भी कम हो गई, देखिए 2 टाइम्स SSD हो गई। ठीक है, OSD अगर नहीं प्रोवाइड की जा रही पा रही है तो वहाँ पे हम ISD प्रोवाइड करेंगे, वो स्पेस रिस्ट्रिक्शन या फिर जो जगह की कमी की वजह से हम ऐसा करते हैं। तो लास्ट में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है साइड डिस्टेंस, हाइट ऑफ ड्राइवर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये फैक्टर्स हैं, ये जरा सा याद रखिएगा। एसएसडी के लिए हाइट ऑफ ड्राइवर क्या होती है, 1.2 मीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होनी चाहिए 0.15 मीटर, हम पढ़ चुके हैं। ओएसडी के लिए हाइट ऑफ ड्राइवर होती है 1.2 मीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होनी चाहिए, वो भी ड्राइवर ही की हाइट होनी चाहिए, और आईएसडी में भी सेम चीज है। ठीक है, तो हम अब आगे ओएसडी को हाँ पासिंग साइड डिस्टेंस भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है, इस पे 2 न्यूमेरिकल हैं वो देख लेते हैं क्या है। कैलकुलेट ओएसडी फॉर अ 2-वे हाईवे डिजाइन हैविंग 80 किलोमीटर एंड एक्सेलरेशन ऑफ 2.5 किलोमीटर पर आवर पर सेकंड। ठीक है, तो हमें क्या करना है, क्या दे दिया है यहाँ पर, डिजाइन स्पीड क्या है 80 किलोमीटर पर आवर, यानी डिजाइन स्पीड पे हम चलना चाहते हैं। तो यहाँ पे VA की जो स्पीड दे दिया वो क्या एक तरीके से बता दी है, तो वो हो गई है 80 किलोमीटर पर आवर। अब जब 80 किलोमीटर पर आवर पता है तो B हमें पता है कैसे निकालना है, नहीं दिया यहाँ पे, तो VA - 16 किलोमीटर पर आवर कर लेंगे। ठीक है, तो 64 किलोमीटर पर आ गई। फिर D1 VB इंटू टी। ठीक है, VB इंटू टी, इसको हम करेंगे किलोमीटर पर आवर है तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करके आंसर में हमारा 35.5 मीटर आ जाएगा। D2 क्या है, B+2S। B+2S में अब S की वैल्यू क्या है 0.2 VB प्लस L, और L है 6 मीटर, नहीं दिया है तो हम 6 मीटर लेंगे। और अगला देखिए T की वैल्यू क्या थी, हमने कैलकुलेट करी थी √4S/A। तो S की वैल्यू हमें 18.8 मीटर मिल गई है। A की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 2.5 पर आवर पर सेकेंड, तो इसे भी हम मीटर पर सेकेंड में कर लेंगे। तो हमारा जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 10.3 सेकेंड्स। इतने में कितना B डिस्टेंस है, व्हीकल भी कितना चल जाएगा, तो VB इंटू टी यानी कि 64 व्हीकल स्पीड है, और टाइम हो गया 10 आवर्स में अगर कन्वर्ट किया है। और हाँ व्हीकल पर आवर वो इसको आप मीटर पर सेकंड में ही कर लें चाहे किलोमीटर पर आवर में कर लें, लास्ट में आपको आंसर मीटर्स में ही लिखना है तो मीटर पर सेकंड में ही कर लें। तो B की वैल्यू 183 मीटर्स आ जाएगी, तो D2 आपका B+2S हो जाएगा। तो लास्ट में 220 मीटर्स के आसपास आएगी इसकी डिस्टेंस D2 की। D3 क्या है, V इंटू टी, तो D3 है V इंटू टी। अब 22.22 ये जो है कन्वर्ट करने के बाद आया होगा VA की वैल्यू, या फिर 80 किलोमीटर पर आवर की वैल्यू जो होगी उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने पे, या मीटर पर आवर जितना भी है उसको हमें आवर्स में निकालना है, मीटर्स में निकालना है, तो उस यूनिट में हम लेके जाएंगे और निकालेंगे। तो
228 मीटर्स के आसपास हमारा वैल्यू आएगा। तो तीनों को हम क्या करेंगे, लास्ट में ऐड कर देंगे। यहाँ पे ऐड नहीं किया हुआ है तो हम लास्ट में ऐड करेंगे 35, 183 और 220। यहाँ से जो भी आ रहा है ये क्लियर नहीं है, 225 मीटर के आसपास इन तीनों को ऐड कर लेंगे। तो इतना डिस्टेंस हमें ओएसडी का चाहिए होगा, तब जाके क्लियर होगा कि इतना जोन हमें कितना मिनिमम ओवरटेकिंग साइड जोन बनाना है और कितना नहीं बनाना है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑन टू वे ट्रैफिक रोड स्पीड ऑफ ओवरटेकिंग एंड ओवरटेकन व्हीकल्स आर 65 एंड 40। यहाँ पे VA और VB दे दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दे दिया हुआ है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में पहले से ही OSD निकालने को बोला है। तो D1 हम निकाल लेंगे, D1 कैसे निकलेगा, VB दिया है और VB इंटू T। अच्छा हाँ, एक चीज आप लोग को बताना, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये D1 है यहाँ पे VB इंटू T क्यों लिया गया है, इसलिए लिया गया है क्योंकि जो अगर डायग्राम देखें आप, डायग्राम देखें तो जब B के पीछे व्हीकल चल रहा था, B के पीछे व्हीकल A चल रहा था, तो वो अपनी स्पीड से पहले A पे आया, B की स्पीड को मैच किया है। फिर कुछ दूर जो A1 से A2 पोजीशन है, कुछ दूर तक वो व्हीकल B की स्पीड से ही चला है, ठीक है। तो ये जो व्हीकल B की स्पीड से चला है, तो इसीलिए हम उस फॉर्मूले में अगर आप देख रहे हो तो D1 पे हम VB इंटू टी कर रहे हैं, हर जगह पे D1 पे हम VB इंटू टी कर रहे हैं, तो इस चीज से कंफ्यूज मत होइएगा। अब हम आगे अगर देखें तो D2 क्या है, B+2S से देखें अगर तो S की वैल्यू 0.7 VB प्लस 6 हमने कैलकुलेट कर ली। T की वैल्यू √4S अपॉन S पता है, A दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो T की वैल्यू 7.73 सेकेंड्स। तो B की वैल्यू जो आएगी वो VB इंटू टी हो जाएगी। तो T हमें पता लग गया 7.73 सेकेंड्स, तो 85 मीटर B की वैल्यू आ गई। अब D2 क्या होता है, 2S प्लस B, तो 2S प्लस B करने पे 113.42 हमें आंसर मिल रहा है। D3 क्या है, V इंटू टी, तो जो VC यानी VC की वैल्यू नहीं दी है, तो वो VA की जो वैल्यू होती है वही हम ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे 65 ही ले लिया हुआ है जो कि VA की वैल्यू थी, इसको मल्टीप्लाई किया, आंसर निकाला, पता लगा हमें 139.56 मीटर्स है। तो OSD की वैल्यू लास्ट में देखिए कैसे किया हुआ है, D1 प्लस D2 प्लस D3। तो लास्ट में जो वैल्यू आई है 275 मीटर हमें चाहिए होगा OSD की प्रॉपर एक ओवरटेकिंग भी हो जाए और दो व्हीकल्स कोलाइड भी ना करें, मतलब एक्सीडेंट भी ना हो। तो ये ऐसे होता है OSD। अब यहाँ तक मुझे लगता है कि OSD काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। एक बार न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे तो उससे बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट्स हैं, उसके बाद वर्टिकल कर्व्स आएंगे, ट्रांजिशन कर्व्स आएंगे, तो उसको भी हम आगे देखते देखते चलते हैं, ठीक है। हाँ, हम पॉज करेंगे यहाँ पे। तो अब हमने अपना ऑलमोस्ट यूनिट 1 का 70% का सिलेबस खत्म कर लिया है। तो आगे देखते हैं। अभी बेसिकली यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन आपका, तो इंट्रोडक्शन पार्ट्स हम समझ लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन सेकेंड यूनिट में आपके डिजाइन पार्ट है, तो उसे हम देखेंगे सेकेंड यूनिट में। पहले हम ये यूनिट 1 के बारे में अभी हम थोड़ा बहुत अभी डिस्कशन बाकी है, तो उसको देख लेते हैं कि है क्या। तो अगर मैं स्क्रीन शेयर करूं और आपको सिलेबस दिखा दूं, तो ये था आपका यूनिट 1, जिसमें सिर्फ अभी आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है। इंट्रोडक्शन में हमने कहाँ तक पढ़ लिया, देखिए हमने पढ़ लिया है नागपुर प्लान, बॉम्बे प्लान, ये सब हो गए हैं। ज्योमेट्रिक डिजाइन में इनका इंट्रोडक्शन अभी हम पढ़ रहे हैं। क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स, केम्बर, शोल्डर, साइड डिस्टेंस, तो हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं, साइड डिस्टेंसेस तक पढ़ चुके हैं, जो कि थोड़ा सा मैंने ब्रीफ या फिर इलेबोरेटेड ही पढ़ाया हुआ है। तो साइड डिस्टेंसेस तक हम पढ़ चुके हैं। अब हॉरिजॉन्टल कर्व, सुपर एलिवेशन, एक्स्ट्रा वाइडनिंग, इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानेंगे, और इसका जो डिटेल्स है और डिजाइनिंग है प्रॉपर, वो हम पढ़ेंगे यूनिट 2 में। तो यूनिट 2 में इसका डिजाइनिंग और स्पेसिफिकेशन पार्ट कवर करना है। देखिए यहाँ पर ज्योमेट्रिक डिजाइन, एलिमेंट स्पेसिफिकेशन एंड डिजाइन प्रिंसिपल, तो यहाँ पे हमें पूरा उसके बारे में डिटेल पढ़ना है। हमें यहाँ पर सिर्फ इंट्रोडक्शन जानना है कि है क्या।
तो हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं। अब हॉरिजॉन्टल कर्व्स क्या होते हैं? हॉरिजॉन्टल कर्व्स वो होते हैं जो अभी मैं समझाऊंगा, ठीक है? तो स्क्रीन शेयर करके अभी मैं आपको बताता हूँ। तो हम आगे देखेंगे क्लियर। जैसे हॉरिजॉन्टल कर्व्स क्या होते हैं? जो प्लेन्स पे दिए जाते हैं, जैसे कहीं बेंड्स हैं, कर्व्स हैं, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर कुछ इस तरीके के कर्व्स हों, आपने देखे होंगे, ठीक है? तो इस तरीके के कर्व्स पे गाड़ी मूवमेंट कुछ इस तरीके का होगा। व्हीकल्स यहाँ जाएंगी और उधर से आ भी सकती हैं अगर 4 लेन 2 लेन है तो ये जो प्लेन्स पे दिए जाते हैं इनको कहते हैं हॉरिजॉन्टल कर्व्स। अभी सिर्फ हम इनका बेसिक जानेंगे, ठीक है? तो हॉरिजॉन्टल कर्व्स में क्या होता है कि व्हीकल जा रही है, तो सपोज यहाँ पर एक व्हीकल है, ठीक है? वो मैन्यूवर कर रही है, तो कर्व पे जब भी आएगी, सब इस पोजीशन पर जब भी आएगी, तो अगर देखा जाए इस पोजीशन पर आएगी तो एक आउटवर्ड फोर्स लगेगा। सपोज ये जो व्हीकल है इसका हम साइड व्यू या फिर बैक साइड से देख रहे हैं, तो ये व्हीकल इधर भागने की कोशिश करेगी, ठीक है? इस पोजीशन की बात हो रही है। इस पोजीशन पे अगर व्हीकल आ गई है तो उस पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा जो कि व्हीकल को टेंजेंशियली बाहर फेंकने की कोशिश करेगा, ठीक है? तो उस जगह पे क्या यहाँ पर एक स्किडिंग का फिनोमिना आ रहा है? स्किडिंग, ठीक है? यहाँ पर क्या लेटरल स्किडिंग हो रही है जो इससे गाड़ी फिसलने का डर है, ठीक है? तो और यहाँ अगर आप इमेजिन करें कि यहाँ पर व्हीकल्स, यहाँ पर उसके टायर्स हैं ये। अब इसमें कंप्यूटर्स में थोड़ा सा समझने के लिए, तो ये टायर्स हैं, तो इन पे कुछ ऐसा अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा तो इस पॉइंट के अबाउट जो वेट अ सेकेंड, तो ये पॉइंट होगा, इस पॉइंट पे के अबाउट ये एक, तो पहले तो स्किड कर रहा था, लेकिन अगर स्किडिंग नहीं होती, एक तरीके से ओवर टर्निंग का भी एक फिनोमिना दिख सकता है हमें, ठीक है? स्किडिंग, पहले तो एक स्किडिंग का फिनोमिना था जो कि गाड़ी इस तरीके से स्किड कर सकती है, साइड जा सकती है। दूसरा, इस पॉइंट के अबाउट जो टायर है, आउटर टायर, उसके अबाउट क्या इसका एक रोटेशन हो जाएगा? क्या ये गिरने के ओवरटर्न करने के हालात आ जाएंगे इसके? तो ऐसा होगा कि वो ओवरटर्न करने की कोशिश करेगी और वहीं पे पलट जाएगी। तो कभी कभी आपने हाईवेज पे देखा होगा कि जब भी कोई कर्व मैन्यूवर कर रही होती है, बड़ी गाड़ी हैवी लोडेड हो सकती है, जिसका लोड अलाउड नहीं रहता, उससे ज्यादा लोड लेके जा रही है, तो ओवर टर्निंग के टाइम पे, मैन्यूवरिंग के टाइम पे जब कर्व मैन्यूवर कर रहा होता है, तो उस जगह पे क्या है कि उस जगह पर पहले तो या तो स्लाइड करने की कोशिश करेगी, अगर फ्रिक्शन अच्छा है इस पॉइंट पे, दोनों टायर पे अगर फ्रिक्शन अच्छा है तो स्किड नहीं करेगी, बट क्या ओवरटर्न कर जाएगी। तो ये दो फिनोमिना है जो कि समझने के लिए जरूरी है। तो ये थी हॉरिजॉन्टल कर्व में, अभी बस थोड़ा सा एक आइडिया दिया, इसे हम पूरा पढ़ेंगे। तो अगला जो टॉपिक है उसमें हम देखेंगे कि जैसे आपने हॉरिजॉन्टल कर्व्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें एक टर्म आता है सुपर एलिवेशन। तो सुपर एलिवेशन क्या होता है? सुपर एलिवेशन होता है कभी भी हॉरिजॉन्टल कर्व जब मैनूवर करते हैं, तो आपने कभी नोटिस किया होगा कि जो एक साइड रोड की होती है वो नीचे होती है और दूसरी साइड हॉरिजॉन्टल कर्व्स पे हल्की सी ऊपर होती है। इससे क्या होता है कि वो जो अभी बात हुई ना लेटरल स्लाइडिंग वाली, जो स्किड करती है बाहर साइड को गाड़ी, तो हल्का सा उठाने पे वो
सपोर्ट प्रोवाइड हो जाता है, सपोर्ट मिल जाता है, जिससे कि लेटरल स्किडिंग या ओवरटर्निंग नहीं होती है। तो हॉरिजॉन्टल कर्व्स पे कभी भी आप मैन्यूवर करोगे, आप देखना वहां पे हल्का सा एक साइड उठी रहेगी, जिससे ओवरटर्निंग और स्किडिंग का या स्लाइडिंग का फिनोमिना रुक जाता है। इस वजह से सुपर एलिवेशन प्रोवाइड किया जाता है। इसको प्रोवाइड करने के लिए बेसिकली दो तरीके होते हैं। तो इसका भी डिजाइन हम अगले यूनिट में देखेंगे कि कैसे प्रोवाइड किया जाता है। दो मेथड होते हैं, दोनों मेथड्स के नाम मैं बता देता हूँ आपको। एक है, पहला है आउटर एज रोटेटेड एट द क्राउन। आउटर एज रोटेटेड एट द क्राउन। क्राउन क्या होता है? केम्बर होता है। जो एक रोड है सीधे जा रही है, उसका सेंटर पार्ट, उसको क्या बोलेंगे? क्राउन। तो उस क्राउन को क्या किया कि कर्व है, ऐसे मान लीजिए ऐसे कर्व एक गया हुआ है, ठीक है। तो इस क्राउन को क्या किया जाता है? रोटेट किया जाता है, और धीरे धीरे रोड पे जाते जाते वो एक इस तरीके से अपने एक प्रॉपर सुपर एलिवेटेड स्ट्रक्चर में आ जाएगा, ठीक है। पहले सीधे आ रही थी, फिर हॉरिजॉन्टल कर्व पे धीरे धीरे आउटर एज रोटेट कर दिया। तो क्राउन को क्या किया है? रोटेट किया। देखिए इसको इसके अबाउट रोटेट किया, तो इसको कहते हैं रोटेशन अबाउट क्राउन। दूसरा है सुपर डायगोनल क्राउन मेथड। तो डायगोनल क्राउन मेथड मतलब क्राउन को नहीं रोटेट करेंगे, अब क्राउन को शिफ्ट करेंगे। तो क्या करते हैं कि क्राउन को, पहले जो क्राउन था वो यहाँ है, अब क्राउन क्या हो गया? ये हो गया क्राउन, आगे थोड़ा सा जाके फिर ये हो गया क्राउन, फिर ये हो गया, फिर ऐसे ऐसे करते करते अब अटेनमेंट हो जाता है प्रॉपर क्राउन में। तो ऐसे नहीं हुआ, इस बार शिफ्ट हुआ हल्का सा, फिर शिफ्ट हुआ, फिर शिफ्ट हुआ, ठीक है। तो ये एक तरीका है। दो तरीके हैं अटेन करने के क्राउन के। इसे भी हम देखेंगे अगले यूनिट में प्रॉपर डिजाइनिंग के साथ। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जान लीजिए। तो आगे हम बढ़ते हैं। हमारा अगला जो टॉपिक रहेगा डिजाइनिंग पार्ट का, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सबसे हो जाइए, वाकिफ हो जाइए कि क्या है एक्स्ट्रा वाइडनिंग। एक्स्ट्रा वाइडनिंग क्या है? वाइडनिंग और एक्स्ट्रा वाइडनिंग दो चीजें होती हैं, ठीक है। तो वाइडनिंग क्या होता है? इंक्रीज इन द विड्थ ऑफ द पेवमेंट बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ लेन। ये होता है आपका वाइडनिंग। देखिए दोनों चीज में डिफरेंस है। जैसे कहीं पे ट्रैफिक वॉल्यूम बढ़ गया, मतलब व्हीकल्स वहां से, जैसे मान लीजिए पहले 100 व्हीकल्स जा रही थी, अब वहां से 300-400 व्हीकल जाने लग गई, तो उसको लेन को हमें क्या करना पड़ा? सिंगल लेन थी तो उसको हमने डबल लेन कर दिया, वो हो गया वाइडनिंग। अब एक्स्ट्रा वाइडनिंग क्या होती है? एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऐसा कुछ नहीं होता है कि लेन बढ़ाई जाए, नहीं। ये देखिए किस लिए दी जाती है, मैं पढ़ देता हूं। टू अवॉइड ऑफ ट्रैकिंग ड्यू टू रिजिडिटी ऑफ व्हील बेस। मतलब कि व्हील बेस की जो रिजिडिटी है कि एक मूव करेगा तो अगला भी मूव करेगा बाहर साइड, रोड के किनारे चला जाएगा दूसरा पहिया उसका। तो वो जो एक्स्ट्रा बाहर निकल रहा है, उसे उसे कंपेंसेट करने के लिए, वो जो बाहर जा रहा है, हमें कुछ विड्थ प्रोवाइड करनी पड़ती है लेन को छोड़ करके। जो 3.5 या 3.75 मीटर की लेन है, उससे एक्स्ट्रा प्रोवाइड करना पड़ता है। शोल्डर की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, शोल्डर अलग हो गए, शोल्डर दूसरे हो गए। यहाँ पर एक्स्ट्रा वाइडनिंग की बात हो रही है, जो कि ऑफ ट्रैकिंग ऑफ व्हीकल को रोकता है। दूसरा पॉइंट है साइकोलॉजिकल टेंडेंसी ऑफ ड्राइवर निगोशिएटिंग द कर्व। तो जैसे अब कर्व है, हॉरिजॉन्टल कर्व है, तो उसमें ये होता है कि साइकोलॉजिकल टेंडेंसी होती है ड्राइवर की कि दूसरी तरफ से मान लीजिए कोई व्हीकल आ रहा है, दूसरी तरफ से व्हीकल आ रहा है और इधर से व्हीकल लेके जा रहा है, तो एक कर्व पे विजिबल नहीं होता है दूसरा व्हीकल जब कर्व ले रहे होते हो, आपने देखा होगा। तो वो टेंडेंसी होती है कि दूर से जाएगा, किनारे से रोड के जाएगा। तो इसलिए भी हमें लेन विड्थ से ज्यादा थोड़ी सी एक्स्ट्रा वाइडनिंग देनी होती है, ठीक है। और विजिबिलिटी बढ़ जाती है, ये तो क्लियर सी बात है, टू इंक्रीज द विजिबिलिटी ऑफ कर्व। तो यहाँ पर हमें दो चीजें पता लग गई। एक होता है मैकेनिकल, जो कि व्हील बेस की वजह से जा रही है। दूसरा साइकोलॉजिकल, जो कि ड्राइवर के दिमाग में कि हम दूर से ही व्हीकल को निकाल ले जाएंगे। तो एक्सीडेंट बेसिकली यहाँ पे वो चाहता है कि एक्सीडेंट ना हो, तो वो थोड़ा सा सेफ साइड रह के व्हीकल को अपने निकाल लेना चाहता है। अगला जो टॉपिक है, अब जैसे ये दो टॉपिक है, सिर्फ ये इंट्रोडक्शन था, इनके बारे में डिजाइनिंग पार्ट
हम पढ़ेंगे अगले यूनिट में, तो प्रॉपर हम देखेंगे उसमें कैसे करना है। ठीक है, अगला जो है हमारा मैकेनिकल वाइडनिंग, साइकोलॉजिकल वाइडनिंग, इन दोनों का समेशन है। ठीक है, एक्स्ट्रा वाइडनिंग, इसके बारे में पढ़ना है अभी हमें, बाद में पढ़ेंगे। और इसे देते कैसे ये भी बाद में पढ़ना है। तो अब हमारा जो अगला है वो है ट्रांजिशन कर्व। डिजाइनिंग पार्ट नहीं, इसका अंडरस्टैंडिंग पार्ट देखिए कैसे है। ट्रांजिशन कर्व होते क्या हैं? ट्रांजिशन कर्व वो होते हैं जैसे सपोज, सीधे अर्थ है, लेट मी शेयर द स्क्रीन तो आपको समझ आएगा। सपोज आप एकदम पहले सीधे रोड पे चल रहे थे, ठीक है, यहां से सीधी रोड पे, एक डायरेक्शन में बता देता हूं, आप जैसे इस डायरेक्शन से जा रहे थे, ठीक है। अब आपको एकदम से कर्व आ गया, ठीक है, तो कर्व आ गया। अब कर्व आने के लिए कर्व सपोज, सॉरी, कर्व आ गया सपोज दिस, अरे कर्व आ गया, हॉरिजॉन्टल कर्व। तो ये प्रॉपर पैराबोला हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, डिपेंड करता है ये किस में है, उस ये हम पढ़ेंगे आगे। लेकिन ये जो स्ट्रेट लाइन से यहाँ वाले पोर्शन को जो एक प्रॉपर हॉरिजॉन्टल कर्व प्रोवाइड कर दिया है, इसके बीच में कर्व, एक ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड होता है, जो क्या करता है, जो सुपर एलिवेशन को देने में हेल्प करता है प्रॉपरली एक, और एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। मतलब कि देखिए यहाँ पर थोड़ी थोड़ी रोड चौड़ी होती जा रही है, ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा वाइडनिंग हो रही है। और सुपर एलिवेशन जो कि आप टॉप व्यू में नहीं देख पाओगे, लेकिन साइड व्यू में की अगर बात करूं तो यहाँ पे रोड एकदम फ्लैट थी, ठीक है, ऐसी थी ये फ्लैट, और क्या बताया जाए, यहाँ पे रोड क्या थी, एकदम फ्लैट ऐसी थी, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे पहुंच रहे हैं, ट्रांजिशन कर्व अपने इस पोजीशन पे आया, ये जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हुई है इस पोजीशन पे आया, तो रोड की कंडीशन भी ऐसी हुई होगी कि इस जगह की अगर बात करें तो रोड पे कुछ इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल कर्व पे सुपर एलिवेशन आपको देखने को मिलेगी, कुछ इस तरीके से रोड हो गई होगी इस जगह पर, और यहाँ पर कुछ एकदम फ्लैट सीधी रोड रही होगी। तो ये जो ट्रांजिशन कर्व है हेल्प करते हैं सुपर एलिवेशन को अटेन करने में, और ग्रेजुअल अटेनमेंट होना चाहिए। एकदम से अब इतना अचानक से सपोज करिए इतना रोड पे अचानक से उठा हुआ मिल जाए आपको, तो नहीं हो सकता। यहाँ वो धीरे धीरे प्रोवाइड किया जाता है सुपर एलिवेशन विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिशन कर्व, और एक्स्ट्रा वाइडनिंग भी उसी तरीके से प्रोवाइड की जाती है। तो ये थे ट्रांजिशन कर्व के इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है। इंट्रोडक्शन हम यहाँ तक खत्म कर देते हैं, और हमारा अगला जो टॉपिक है ये हम पढ़ेंगे आगे